सेटेड ईवीएस को बहुत लोग इजी सब्जेक्ट समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसी सब्जेक्ट की वजह से सिलेक्शन भी रुकता है और मेरिट भी गिर जाती है। अगर आप ईवीएस में 25 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आज का ये सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट 2012 पेपर 1 के ईवीएस के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन इस क्लास में हम सिर्फ आंसर याद नहीं रखेंगे करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे करेक्ट आंसर का लॉजिक क्या है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं और सीटेड एग्जामिनर इस क्वेश्चन के थ्रू किस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना चाह रहा है। एक चैलेंज है, हर क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर सोचिए, फिर उस आंसर का उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। और हाँ, एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलते हैं बिना किसी डिले के, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि सेलेक्ट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइगर। तो टाइगर क्या क्या करते हैं? द टाइगर और द ईयर ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। अ टाइगर कैन नॉट सी एट ऑल at night. A tiger make different sound for different purpose. The roar of a tiger can heard only up to 500 मीटर। एक बात याद रखना, ये बात सही है कि जो कान होते हैं टाइगर के, वो डिफरेंट डायरेक्शन में को डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ताकि वो हर जगह की आवाज़ को, तो ये तो सही है, कैच कर सके। टाइगर कैन नॉट सी, नहीं, टाइगर रात में भी देख सकता है। वो इंसानों की तरह क्या कहते हैं, वो रात में इंसानों से 6 गुना ज़्यादा क्या कहते हैं, बेहतर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे गलत हो गया। अ टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज़। हाँ, टाइगर के कहते हैं अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, वो भी अपने पर्पज़ के हिसाब से, तो ये भी सही है। द रोर ऑफ टाइगर कैन बी हर्ड ओनली अप टू 500 मीटर, नहीं, इसकी जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर, तो ये गलत। तो इसके सही ए और सी। ठीक है, आया समझ में ये गलत क्यों है? तो यहाँ पे 3 किलोमीटर, और ये देख सकता है रात को, वो भी इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं 62। इन आवर कंट्री देयर इज अ लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज पे एक लॉ है। दिस लॉ हैज स्ट्रिक्टली फिक्स्ड द मिनिमम एज ऑफ मैरिज विच इज, मिनिमम एज क्या है मैरिज की? 18 साल और गर्ल्स के लिए और 21 साल बॉयल के लिए। 18 साल पर बोध बोध के लिए कहा है, लड़कियों के लिए 18 साल है, 21 साल पर नहीं, 21 साल बॉयज़ के लिए है, 16 साल नहीं, 18 साल है गर्ल्स के लिए। तो इसका आंसर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पिचर प्लांट नेपेस्थलीन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। दिस प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट 3 organism इन आवर कंट्री। दिस प्लांट इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है बताएगा कोई? ये पाया जाता है जो पिचर प्लांट हैं, क्या कहते हैं, नेप्थलीन। नेप्थलीन जो है वो आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, जो इंसेक्ट को ट्रैप करके खाता है। तो याद रखना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ईवीएस 1 to 5 के सिलेबस में ये है कि ये मेघालय में आमतौर पर पाया जाता है। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल विच लिव इन अवर हाउस, जो हमारे घर पे रहता है। स्पाइडर, रैट, कॉकरोच, लिजार्ड। स्पाइडर, लिजार्ड, कॉकरोच, पिजन, कॉकरोच, आंट, रैट, बैट। देखिए, पिजन हवा में उड़ता है, बाहर रहता है, बैट भी बाहर रहता है, रैट, स्पाइडर, लिजार्ड, स्क्वायरल बाहर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा कि ये हमारे क्या कहते हैं, घरों के अंदर रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 65 पे। सेलेक्ट अ ग्रुप कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से मिलने वाले पदार्थ: पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, वैक्स, कोल तार, ग्रीस, पेट्रोल, केरोसिन, चारकोल, एलपीजी, पेट्रोल या बायोगैस, कौन सा मिलता है? जो हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक है उसके अनुसार
क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन है, सो उससे हम पैराफिन मिलता है, वैक्स मिलता है, पैराफिन वैक्स एक नाम है, पैराफिन वैक्स, वैक्स से मिलता है, कोल मिलता है, मतलब कोल तार मिलता है, और क्या कहते हैं ग्रीस जैसे बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड जो बायोगैस, ये बायोगैस है, और चारकोल पेट्रोलियम से नहीं, ये जो चारकोल है, बायोगैस और चारकोल जैसे जो प्रोडक्ट हैं, ये हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलते, बल्कि ये ऑर्गेनिक वेस्ट और क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और जो लकड़ी होता है उससे बनते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ पोर्शन ऑफ रेलवे, a portion of railway time table for the route of an express train is given below। वलसाड से अराइवल टाइम 17:23 पे, डिपार्चर टाइम 17:25 पे, जो डिस्टेंस है वो 598 किलोमीटर है और एक दिन में पहुंचता है। भिवाड़ी रोड से 21:10 पे निकलता है, पहुंचता है 21:20 पे, 772 किलोमीटर एक दिन में पहुंच जाता है। लेकिन मडगांव में वो अराइवल होती है 7:35 पे, 7:45 पहुंचती है, 1509 किलोमीटर है और 2 दिन में पहुंचती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या है, एज पर above information the distance between भिवांडी रोड and मडगांव and the time taken to cover the distance by the express train respectively क्या है। कहाँ से भिवाड़ी, भिवांडी रोड से मडगांव and the time taken to cover the distance by the express train respectively। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन भिवारी, डिस्टेंस निकालना है, देखते हैं। देखिए भिवारी से जो टाइम हो 21:10, मतलब मैं यहाँ पे करता हूँ, आप देखते रहना। 21:10 मतलब ये PM है, और ये 7:35, कितना, 7:35 ये AM है। अगर मैं 21 को चेंज करूँ तो कितना होता है, 13, 13, 14, 15, 16, 21, 9, मतलब 9 PM, रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे, तो 9 बजे से लगा लो, कितना, 21 में से घटा लो, 21 में से घटाए हैं तो कितना बचा, यहाँ 10 है, 1 घंटा यहाँ दे दो तो यहाँ कितना, 60, 70 में से ये कितना हो जाएगा, 70 में से 35, तो ये 35 ही हो गया। यहाँ 20 में से 7, 20 में से 7, 14, ठीक है, मतलब नहीं, 21:10 मतलब 9:10 PM रात को, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 5 से 6, 6 से 7, 7, 10, तो 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक ये हो रहा है 10 घंटा और 35, तो ये 15 मिनट, कितना हो रहा है, 10, 15, ठीक है, 10 घंटा 15 मिनट। अब 10 घंटा 15 मिनट ये निकल गया, और इसको घटा के आप किलोमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। मैंने टाइम निकाल दिया खाली, मैंने क्या निकाल दिया, टाइम निकाल दिया। ठीक है, अगर 15/7, ठीक है, 911 किलोमीटर, तो ये हो गया, आया समझ में। बढ़ते हैं आगे। मोस्ट राइस ग्रो इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट राइस कहाँ उगती है, कालाहांडी, दिस कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, देखते हैं।
दिस कालाहांडी इज अ पार्ट ऑफ। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ है, याद रखना, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, जो अपनी सबसे ज़्यादा चावल की प्रसिद्ध के लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है। किंग गार्सी ऑफ जैसलमेर गॉट अ लेक Garchisar made 650 years ago. It was spread over many kilometers and made in such a way that the water collected in rainy season could be used throughout the year. Garchisar is no more in use, but its structure can be seen in। ये कहाँ देखा जा सकता है, ये जो गार्चिसार है, जैसलमेर कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते थे। ठीक है, देखते हैं 69। आफ्टर ब्रेक while teaching EVS, if students are not taking interest, what will you do? क्या करेंगे? Take the children to play in ground, change the topic immediately, change their seat and put their head down, use audio visual aids। तो क्या करेंगे? सबसे अच्छा होता है जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं। अगर बोर हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसके लिए हम एक और मेथड ये भी है कि हम उसका ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करें, जिसमें हमारा ऑडियो विजुअल एड एक टीचिंग एड है। ठीक है। एट प्राइमरी स्टेज असिस्टमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ। असिस्टमेंट कैसा होना चाहिए? हाफ ईयरली एंड एनुअली, वीकली होम एंड क्लास इवेंट, कंटिन्यूस टीचिंग ऑब्जर्वेशन। कैसा होना चाहिए? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में आ जाता है कॉन्टिन्यूस टीचिंग ऑब्जर्वेशन टू बी शेयर्ड विथ लर्नर एंड पेरेंट्स। ठीक है, फॉर्मेटिव होना चाहिए, मतलब प्राइमरी लेवल पर असिस्टमेंट लगातार कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जिससे बच्चा या बच्चे की प्रोग्रेस पेरेंट्स के साथ शेयर की जा सके कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 71 की तरफ। दी स्किल रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप। क्या क्या मैप पढ़ने में कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ती है? तो एक्सलेंट कम्युनिकेशन है, बोलने की, मतलब मैप पढ़ने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन, प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। एक्सलेंट ड्राइंग, ड्राइंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एबिलिटी कैलकुलेशन एंड स्केच पोजिशन, नहीं, ये होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन एंड प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपके 8 से ज़्यादा आंसर सही हैं तो आपकी ईवीएस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों चेक होगी, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अब स्टार्ट हो गया है पेडागोजी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ हमें क्या ऑब्जर्वेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मोटिवेटेड ईवीएस क्लास। तो इसके ऑप्शन रहे, सो ये पूछ रहा था कि जो हमारा मोटिवेटेड ईवीएस क्लास हो कैसी होनी चाहिए। मैक्सिमम अटेंडेंस आनी चाहिए क्लास में, रेमेडियल वर्क गिवन होना चाहिए बाय द टीचर, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग डन इन द क्लास, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। तो एक मोटिवेटेड और एक्टिव ईवीएस क्लास वही होती है जहाँ बच्चा लगातार सवाल पूछे, एक्सपेरिमेंट करे और नए विचारों पर चर्चा करे, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करे। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्लास में। आफ्टर बीइंग taught about the diversity of animal in India, the student of primary class were taken to zoo। एक जू में ले गया by the school। This would help the student to correlate classroom learning to real life situation, to develop a respect for animal, to develop skill for environment and animal protection, या फिर have fun and for recreation। ठीक है, तो
इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को जू मतलब चिड़ियाघर में ले जाने का जो मेन मकसद होता है ना, किताब की पढ़ाई से मतलब जो किताब की पढ़ाई होती है, जो किताब में चीज़ें दी गई हैं उसको असल ज़िंदगी में क्या कहते हैं रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में के साथ जोड़ा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा हम कोरिलेट करेंगे क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। आया समझ में? बढ़ते हैं 74। स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विथ विजुअल डिफिशेंसी शुड बी, ठीक है क्या, एक्सक्यूज टू डू हाई लेवल वर्क आई हेल्प्ड विथ हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड, उसकी हेल्प करनी चाहिए नहीं, ये तो गलत है। ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम, क्योंकि हम डाइवर्स क्लासरूम की बात करते हैं तो उसे नॉर्मली ट्रीट करना। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, क्यों, क्योंकि वो क्या है विजुअल देख नहीं पा रहा है तो उसको ऑडियो सीडीज से मतलब, क्योंकि विजुअली जो चैलेंज है जिन्हें देखने में दिक्कत होती है बच्चे सुनकर बेहतर सीखते हैं, इसलिए उन्हें नॉर्मल ट्रीट करते करके जो ऑडियो मटेरियल से सपोर्ट देना इंक्लूसिव एजुकेशन का नियम है। तो हम डाइवर्स क्लास में इंक्लूसिव समावेश करते हैं, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं 75 की ओर, रास्ता मिल गया। लर्निंग कैन बी इनरिच्ड, लर्निंग कब बेहतर बनती है, इफ़ सिचुएशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर बॉट इनटू द क्लास, पहला ही मिल गया कि ईवीएस की क्लास को हमेशा क्या कहते हैं रियल लाइफ से जोड़ना बेहतर होता है, ठीक है। मिल बढ़ते हैं 76। कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम, वो ज़्यादा घर पे नहीं बोलती, टॉक्स और लॉट मतलब वो बहुत ज़्यादा स्कूल में बहुत ज़्यादा बोलती है। सी एक्टिवली टेक पार्ट इन डिस्कशन इन द क्लासरूम, इट शोज दैट, वो क्या दिखाती है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो कृतिका जो लड़की थी वो घर पे बहुत कम बोलती है, ठीक है, तो वो स्कूल में ज़्यादा बोलने का कारण क्या है, अ स्कूल इज़ द प्लेस वेयर हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड, क्या किया जाता है, उसके थॉट्स को एक्नॉलेज किया जाता है। टीचर डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट, मतलब टीचर की उससे नहीं, वो एक इंट्रेंसिक मोटिवेशन है। शी डन नॉट लाइक होम एट ऑल, नहीं। द स्कूल इज़ नॉट एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन, नहीं। क्या है कि कृतिका घर पर कम और स्कूल में ज़्यादा बोलती है, क्योंकि स्कूल में उससे विचारों और बातों को उसके विचारों और बातों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसको एक्नॉलेज किया जाता है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 77। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट कंसिडर्ड द साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, गिफ्टेड होने का साइन नहीं है। हैविंग क्रिएटिव आइडिया, ये गिफ्टेड बच्चे का क्या कहते हैं होता है। नोवेलिटी, विचारों में नवीनता क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन फोर्थ नहीं होता है, मतलब मेमोराइज और लॉट मटेरियल क्विकली, ये गिफ्टेड बच्चे का क्या कहते हैं लक्षण नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं 78 की तरफ। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड, कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, अलॉन्ग विद नॉर्मल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, लेकिन हम इंक्लूसिव की बात करते हैं, समावेश की बात करते हैं, तो स्कूल स्पेशल स्कूल में भेजना ये गलत हो जाएगा। इन जनरल टीचर बाय जनरल टीचर इन फिर स्पेशल स्कूल नहीं, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ हमें उनकी आगे पढ़ाना चाहिए। 79। A child in a class respond to new situation on the basis of the response made by him or her in a similar situation as in the past. This is related to law of analogy, law of effect, law of attitude या law of readiness. तो इसका हो जाएगा, हाँ तो इसका होता है जो ये लॉ दिए थे ना, ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो थॉर्नडाइक के मुताबिक जो लॉ इसने क्या बोला था, a child in a class respond to new situation on the basis of response made by him or her in similar situation in the past में किया हुआ कार्य, तो वो नया क्या कहते हैं न्यू सिचुएशन में उसे यूज करता है, तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ एनालॉगी। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एनालॉगी। मतलब उनके मुताबिक ये थॉर्नडाइक ने दिए थे, थॉर्नडाइक के मुताबिक इंसान नई सिचुएशन में वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा उसने पास्ट में किसी मिलती जुलती सिचुएशन में किया हो। लॉ ऑफ रेडीनेस सीखने की मतलब तैयार होता है, बताता है
इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट रिवॉर्ड और पनिशमेंट को बताता है। ठीक है, एटीट्यूड को इसका कोई लॉ था नहीं, तो ये तो है नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं 80। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस्ड चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शोज द फॉलोइंग बिहेवियर। टीचर आइडेंटिफाई कर लेता है कि स्ट्रेस जब वो कुछ ऐसी बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, मिस्टेक इन लर्निंग, एक्सेसिव टॉकिंग या हाइपर एक्टिविटी। तो इसका हो जाएगा हमारा, जब वो एग्रेसिव, मतलब एक एग्रेसिव का मतलब होता है बहुत चिड़चिड़ा या फिर गुस्से में बात कर रहा हो, तो वो पता चल जाता है कि वो स्ट्रेस्ड है। मिस्टेक इन लर्निंग, ये तो एक नॉर्मल वो है, मतलब पढ़ाई में छोटी मोटी गलतियाँ करना नॉर्मल है, वो स्ट्रेस की डायरेक्ट लक्षण नहीं होता। लेकिन एग्रेसिव बिहेवियर ये होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अभी तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अब तक का अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक बात और याद रखिए, ईवीएस में बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट नहीं होते, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। सो बढ़ते हैं 81 की तरफ। ओके, क्या बोलता है? इन अ क्लास अबाउट 5 स्टूडेंट आर नॉट डूइंग वेल इन ईवीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड अ टीचर अप्लाई? क्या अपनाएगा एक टीचर? तो क्या कहते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएगा टीचर? क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए और इंटरेस्ट जगाने के लिए। तो देखते हैं ऑप्शन। मेक दैम सिट इन अ फर्स्ट रो एंड supervise their work consistently, ensure that they attend the school regularly, give them additional assignment to do at home, make them do हैंड ऑन एक्टिविटी, मतलब करके सीखना। हम बोल दो 10 बार बोल दें कि करके बच्चा अच्छे से सीखता है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाए। कमज़ोर बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उन्हें खुद से हैंड ऑन एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट करने के क्या कहते हैं मौके देने चाहिए। उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क थोपना या उन्हें सिर्फ आगे की सीट पर बैठाकर सुपरवाइज करने से उनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, शार्पन द मेमोरी ऑफ लर्नर, डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनली, मतलब एक ही दिशा में वो सोचे, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर। तो ये हो जाएगा फोर्थ। मोटिवेशन जो प्रेरणा होती है का सबसे मुख्य कारण बच्चों को मतलब बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति क्या कहते हैं इंटरेस्ट पैदा करना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 83। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल पेडागोजिकल मेथड फॉर एन ईवीएस क्लास बेस्ड ओनली ऑन एक्सपेरिमेंट? खाली एक्सपेरिमेंट पर आधारित होना चाहिए। बेस्ड ओनली ऑन, ये ओनली वाले ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। एग्जामिनेशन, खाली एग्जामिनेशन के लिए नहीं पार्टिसिपेटिव और डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, 84 पे पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन फाइंड हिज फीमेल, which among of the following can find his female from many kilometer away by the smell? एक तो होता है हमारा सिल्कवॉर्म, तो सिल्कवॉर्म है आंसर में, तो ये हो गया रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा अपनी फीमेल पार्टनर को उसकी स्मेल से कई किलोमीटर दूर ही पहचान लेता है। जो ये हनीबीज और आंट रास्ता ढूंढने के लिए फेरोमोन छोड़ती है, पर पार्टनर को किलोमीटर दूर से स्मेल नहीं कर पाती। इतना ज़रूर है कि हनी बीज और जो आंट होती हैं फेरोमीन छोड़ती हैं अपने पार्टनर को अपना मतलब रास्ता वो करने के लिए। ठीक है, रास्ता ढूंढने के लिए फेरोमीन छोड़ती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्टडी ईच सेट ऑफ टर्म एंड आइडेंटिफाई द ऑड सेट। गोट मिल्क मीट, hen मीट एग, काउ मिल्क बटर, प्लांट वेजिटेबल बटर मिल्क। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि बाकी की जो 3 ऑप्शन है में जो आइटम है वो सभी क्या कहते हैं एनिमल सोर्स से मिलते हैं। गोट मिल्क मीट ये एनिमल से मिलता है, तो गोटी से मिल जाता मान लो।
हैन मीट एग ये भी हैन से मिला, काउ से मिला। लेकिन जो हमारा फोर्थ है प्लांट और वेजिटेबल प्लांट सोर्स है, इसलिए ये ऑड हो जाएगा। बढ़ते हैं 86 की ओर, क्या बोल रहा है। ऑन द टॉप ऑफ इंडिया विथ regard to Delhi, the direction of Jharkhand and Rajasthan respectively are। तो इसके ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपने देख दिया ईस्ट और वेस्ट, बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो और ऑप्शन है ईस्ट साउथ, वेस्ट ईस्ट या वेस्ट साउथ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही था कि ईस्ट और वेस्ट में है। ठीक है, इसको आप होमवर्क में कमेंट में इसका आंसर दे देना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हनी बी। जो हनी बीज होते हैं उनके बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वीन बी डन नॉट ले एग्स। In a hive, there are more male than the female. The worker bee work all the day. The main role in the hive as a worker is performed by the male bees. तो इसमें से बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। जो पहले तो याद रखो कि जो वर्कर बी होते हैं वो पूरे दिन क्या कहते हैं, काम करते हैं। ठीक है, क्वीन बी ही क्या कहते हैं छत्ते में अंडे देती है। इसने बोला अंडे नहीं देती, लेकिन क्वीन क्वीन बी ही होती है जो सिर्फ क्या कहते हैं अंडे देती है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, और जो मेल बीज की संख्या मतलब वो होती है, वो बहुत कम होती है और उनका वर्कर के रूप में कोई मुख्य रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये वो भी नहीं होगा। बढ़ते हैं 88 में, इसलिए आपको याद रखना है। The demand of cabbage and pea for food increasing day by day in our country. These two came from our country। कहाँ से आए थे? ये आए थे हमारे यूरोप से। ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है क्लास 5 में, ईवीएस का सीड एंड सीड्स चैप्टर के अंदर है, जिसमें ये बताया गया है कि जो कैबेज और पीज हैं, मटर, वो हमारे कंट्री में कौन लेके आया था, यूरोपियन लेके आए थे। तो इसका आंसर यूरोप हो जाएगा। 89 देखते हैं। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या कोल। देखिए, पेट्रोल डीजल, ये पेट्रोल डीजल एलपीजी क्या होते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल गाड़ी में लिक्विड होता है, डीजल भी लिक्विड होता है और एलपीजी भी लिक्विड फॉर्म होता है। बट कोल, जो कोयला है वो सॉलिड फॉसिल फ्यूल है जो अलग तरीके से बनता है, इसलिए ये डिफरेंट है। तो इसका आंसर कोल हो जाएगा। ठीक है, नाउ 90 क्वेश्चन। टुडे मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। तो चिलीज बोर्ड कौन सा ट्रेडर हम भारत लाया था, तो ये भी उसी के अंदर है। तो ये होमवर्क हो गया आपका, और इसे आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सीटेट 2012 पेपर 1 के ईबीएस के 30 पीवाईक्यूज। कमेंट में अपना फाइनल स्कोर ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, अपने सीटेट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह सीटेट के सीडीपी, मैथ्स, ईबीएस और पीवाईक्यूज लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और all the best for your CTET preparation।